नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। हम बिहार में हैं और बिहार का चुनाव जो है धीरे धीरे परवान चल रहा है। इस बार बिहार के चुनाव में बहुत ऐसी शख्सियत हैं जिसका आपसे रूबरू कराना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ भी एक शख्सियत हैं, परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन पहले डायरेक्टर होते थे, अब एक्टर बन गए। मैं प्रशांत किशोर की बात कर रहा हूँ। प्रशांत किशोर जी, आपका बहुत स्वागत है एनडीटीवी पर। जन सुराज की आपने स्थापना की और उसके बाद अभी तक का आपका अनुभव कैसा रहा है? पहले एक जो मैंने कहा कि पहले आप डायरेक्टर होते थे, अब आप एक्टर हैं फ्रंट पे। नहीं, ये मनोरंजन जी आप लोग का अपना देखने का नज़रिया है। मैं काम आज भी वही कर रहा हूँ जो पहले करता था। फ़र्क बस इतना है कि पहले ये काम मैं नेताओं के लिए, दलों के लिए करता था, अब ये काम मैं बिहार के समाज के लिए कर रहा हूँ। बिहार के लोगों को बता रहा हूँ कि कैसे वो अपने आप को राजनीतिक तौर पर व्यवस्थित कर सकते हैं, कैसे वो एक संगठन बना सकते हैं, कैसे दल बनाकर स्थापित दलों के सामने एक चुनौती पेश कर सकते हैं और कैसे वो चुनाव जीतकर एक नई व्यवस्था का निर्माण कर सकते हैं। यही काम तो हम पहले करते थे। दूसरे पहले दल होते थे, उन दलों को जाकर हम लोग बताते थे कि भाई आप अपने संगठन को कैसे बेहतर बनाइए, कैसे क्या आपका घोषणा पत्र होना चाहिए, किस तरह पब्लिक से संपर्क कीजिए। वही काम आज भी हम वही कर रहे हैं। तो मेरी जो भूमिका थी वही भूमिका आज भी है। थोड़ा आपको पर्दे के सामने मैं ज़्यादा दिख रहा हूँ, लेकिन वो तो इस प्रक्रिया को करने का हिस्सा है। तो आप तो इस पूरे प्रोसेस के मास्टर हैं, तो फिर तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए चुनाव जीतने में। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप नवंबर में आएंगे यहाँ चुनाव को कवर करने और चुनाव के रिजल्ट को बताने, तो आप पूरे देश को शायद इस कालखंड का सबसे अप्रत्याशित नतीजे सुना रहे होंगे, क्योंकि बिहार की जनता उस समय एक नए दल का चयन कर ली होगी। बिहार में एक नए व्यवस्था परिवर्तन का आगाज़ हो रहा होगा और जिस बिहार को लोग जातियों में बटा हुआ समाज मानते हैं, जिस बिहार के लोगों को लोग अनपढ़ बेवकूफ़ समझते हैं, जिस बिहार के लोगों को लोग बिहारी कह के गाली देते हैं, वही बिहार पूरे देश को नवंबर में दिखाएगा कि कैसे यहाँ के लोगों ने, सामान्य लोगों ने साथ में मिलकर एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था बनाई है जो किसी जाति का नहीं है, किसी परिवार का नहीं है, किसी व्यक्ति का नहीं है, बल्कि बिहार के उन सारे लोगों का है जो अपने और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए साथ में आकर एक नया दल, लोकतांत्रिक दल बना रहे हैं और लोकतांत्रिक दल बनाकर चुनाव भी जीत रहे हैं। आपका मूल वोटर कौन है? मेरा मूल वोटर है वो 60% से ज़्यादा बिहारी जो बिहार में बदलाव चाहता है। वो किस जाति का है, किस धर्म का है, अगर आपका ये सवाल है तो मैं आपको बता दूं कि बिहार में आप सर्वे करके देख लीजिए, 60% से ज़्यादा लोग बदलाव चाहते हैं। वो चाहे किसी जाति के हों, किसी धर्म के हों, किसी दल के हों, किसी गांव के हों, बदलाव हर व्यक्ति चाहता है। क्योंकि 30-35 साल से लालू नीतीश जी की जो व्यवस्था चल रही है, लोग इससे ऊब गए हैं। जो उनके समर्थक हैं वो भी थक गए हैं। वो भी चाहते हैं कि भैया बिहार में कुछ नया होना चाहिए, बिहार में भी शिक्षा रोजगार की बात होनी चाहिए, बिहार से सबसे बड़ा पलायन बंद होना चाहिए। और लालू नीतीश भाजपा की सरकार इसको करने में नाकाम रही है। कुछ सुधार जरूर हुआ है, सड़कें बन गई हैं, बिजली आ गया है, लेकिन 1990 में भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य था बिहार, जब लालू जी मुख्यमंत्री बने। 2005 में जब नीतीश और भाजपा की सरकार आई तो भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य था बिहार, और आज भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार ही है। तो लोग उस व्यवस्था से ऊब चुके हैं। तो जन सुराज का वोटर वो वोटर है जो बिहार में बदलाव चाहता है, बिहार में शिक्षा और रोजगार चाहता है। आप बातें तो बहुत अच्छी कर रहे हैं। बहुत लोग आपको कंपेयर करते हैं कि केजरीवाल भी ऐसी बातें करते थे, लेकिन दिल्ली अलग है और बिहार अलग है। यहाँ पे वोट और बेटी जात को देने की बात होती है। ये मनोरंजन जी, मुझे थोड़ा सा आश्चर्य हो रहा है कि आप जैसा अनुभवी पत्रकार जो बिहार से वैसा बात कह रहा है। तमाम जो एनालिसिस होता है जिसमें लोग बताते हैं कि बिहार में वोट तो खाली जात पे पड़ता है, ये सिरे से गलत है। आप देश भर की राजनीति कवर करते हैं, आप मुझे बताइए कि क्या खाम तेरी, क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी, मुसलमान गुजरात में नहीं है? क्या लिंगायत, बोक्का लिग्गा कर्नाटक में नहीं है? क्या रेड्डी, कम्मा, कापू आंध्र में नहीं है? क्या मराठा और कुनबी की बात महाराष्ट्र में नहीं होती है? वहाँ पर तो जाकर आप लोग ये नहीं पूछते हैं कि जात को कैसे तोड़िएगा। जाति जो है वो समाज की एक बड़ी सच्चाई है, पूरे देश में है और उसकी राजनीति में एक भूमिका है। लेकिन जाति एकमात्र सच्चाई नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ। पूरे देश में चर्चा होती है कि भाजपा को जो मत मिलता है, वोट मिलता है, उसका एक बड़ा हिस्सा मोदी जी के नाम पर मिलता है।
बिहार में भी मोदी जी के नाम पर वोट पड़ता है। तो आप मुझे ये बता दीजिए कि भाई बिहार में मोदी जी का जाति का तो एक आदमी नहीं रहता है, तो मोदी जी को बिहार में वोट दिया किसने? क्योंकि आपने कहा कि लोग यहाँ वो पर तो कहते हैं कि ओबीसी है, वैश्य है, तेली है। ओके, तो क्या आपको लगता है कि मोदी जी को सिर्फ ओबीसी वोट दे रहा है? नहीं। आप अपनी बात को लिख लीजिए कागज पर। आपने कहा कि बिहार में आपका अपना मानना है कि बेटी और वोट लोग अपनी जाति को देते हैं, जनरली। तो मोदी जी को वोट दिया किसने बिहार में? इसी तरीके से आप लोग कहते हैं MY समीकरण, मुसलमान और यादव, तो भाई जो मुसलमान वो वोट देता है लालू जी को, ऐसा लोगों का मानना है। एक मिनट, इन जनरल बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि अब वो जेडीयू को भी देता है, आप अच्छी तरह जानते हैं। जनरली सुन लीजिए। तो अगर ज्यादातर मुस्लिम समाज के लोग राजद को वोट देते हैं तो वो तो जाति के नाम पे नहीं दे रहे हैं। वो क्यों दे रहे हैं? वो भाजपा के डर से लालू जी को देते हैं। उसी तरीके से एक बहुत बड़ा वर्ग नीतीश और भाजपा को जाति के लिए वोट नहीं देता है, वो इसलिए वोट देता है क्योंकि वो लालू जी के जंगल राज को वापस नहीं लाना चाहते। देखिए आप मान गए खुद। तो भैया बिहार में जाति एक फैक्टर है, जाति एकमात्र फैक्टर नहीं है। लेकिन जाति फैक्टर तो है, बिल्कुल है, पूरे देश में है। ठीक है, नहीं इसको करेक्ट कीजिए। हाँ, पूरे देश में है, वैसे बिहार में भी है। चलिए, काशीराम जी कहा करते थे कि जो नई पार्टी है, पहला चुनाव हारने के लिए, दूसरा चुनाव हरवाने के लिए, फिर तीसरा चुनाव जीतने के लिए। आप इस थ्योरी में बिलीव नहीं करते? बिल्कुल बिलीव करते हैं। कांसी राम जी ने जो कहा है वो बात गलत नहीं हो सकती है। बहुत बड़े समाज और राजनीति के बहुत बड़े व्यक्ति थे, लेकिन जो कांसी राम जी ने कहा वो उस समय में कहा जब टेक्नोलॉजी नहीं था। उस समय आपको अगर अपना संदेश किसी गांव में पहुंचाना है तो आप अंतर्देशीय पत्र का इस्तेमाल करते थे। बहुत हुआ तो STD से फोन कीजिएगा। तो जो खबर एक गांव से दूसरे गांव पहुंचाने में 5 दिन लगता था, आज व्हाट्सएप के जरिए आप 500 गांव में 5 सेकंड में बना देते हैं। तो दो बातें हैं। कांसी राम जी ने कहा कि एक हराने के लिए दूसरा हारने के, एक हारने के लिए दूसरा हराने के लिए, तीसरा जीतने के लिए। तो हम लोग भी वही काम कर रहे हैं, लेकिन जो काम पहले 15 बरस लगता था एक करने में, टेक्नोलॉजी के, सोशल मीडिया के वजह से वो काम आज 3 बरस में, 2 बरस में किया जा सकता है। दूसरी बात एक और समझिए, 15 बरस में नेता का वर्किंग डे जो होता था, 15 बरस, एक महीने में नेता 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन काम करते हैं। हम लोगों ने पिछले 3.5 बरस में बिना रुके, बिना थके, बिना ब्रेक लिए हुए 3.5 बरस में, 10 बरस में जो नेता काम करता है उतना काम कर रहे हैं। तो कांसी राम जी ने जो कहा उसको, उससे सीखे, उसको आत्मसात किया। 2 फैक्टर, छुट्टी नहीं ली, ये तय किया कि जब कांसी राम जी को 10 बरस लगा तो हमको भी लगेगा। तो 10 बरस का काम हम 3.5 साल में कर रहे हैं। और दूसरा जो टेक्नोलॉजी का एडवेंट हो गया, आ गया है, उसकी वजह से अब उतना समय नहीं लगता है। कई लोग, अब आपका कहना है कि आपके पास वो लोग आएंगे जिनको बाकी जगह से टिकट नहीं मिलेगा, उसको आप टिकट देंगे। अब देखिए, सिंपल कॉमन सेंस है। हम जनसुराज ने कहा कि सबसे पहले टिकट हम लोग अनाउंस करेंगे। तो अगर सबसे पहले टिकट जनसुराज अनाउंस कर रहा है, तब तो ये सवाल ही नहीं उठता है कि बाहर से नहीं मिला तब आप हमारे यहाँ आइएगा। दूसरी बात हम लोगों ने कही कि जनसुराज में जो लोग चुनाव लड़ेंगे उसमें 90% से ज्यादा लोग ऐसे लोग होंगे जो कभी जीवन में चुनाव पहले लड़े ही नहीं थे, नए लोग चुनाव लड़ेंगे, फर्स्ट टाइमर लड़ेंगे। तो ज्यादा, ये दोनों बात को अगर आप जोड़ लीजिए तो इसकी संभावना करीब करीब 9 के बराबर है कि कोई दूसरे दल का आकर जनसुराज में चुनाव लड़ ले। 1-2 कहीं अपवाद हो जाए, उससे बात नहीं है। बाहर आप जाए, रोड पे बात करें किसी से कि भाई पीके की पार्टी क्या करेगी, तो बोलता है कि पता नहीं, लेकिन वोट तो काटेगा। अब किसका काटेगा ये हमको, आपको नहीं बता। इतना तो आप लोग मान रहे हैं कि वोट काटेगा। मैं खुद से कहता हूं भाई, मैं वोट कटवा पार्टी हूं, लेकिन वोट कटवा का परिभाषा आप समझ लीजिए। आपको उसने क्या कहा, किसका काटेगा नहीं पता। नहीं पता। हम दोनों का काटेंगे, और इतना काटेंगे कि दोनों कट के साफ हो जाएगा। क्योंकि वोट कटवा पार्टी का जो पुराना डेफिनेशन था, वो अगर आप एक दल का वोट काटते थे तो आप वोट कटवा थे। हम लोग वोट कटवा ऐसे पार्टी हैं जो दोनों दल का वोट काट रहा है, और दोनों दल का जब वोट कटेगा तो दोनों कट के साफ होंगे, दोनों गिरेंगे, जनसुराज जीतेगा। नहीं, लोग का कहना है कि जहां आप मुस्लिम यादव देंगे उस टाइम उस तो आरजेडी का कटेगा, जिधर अपर कास्ट और बाकी देंगे। बिहार के लेवल पे, बिहार के लेवल पे तो सबका कटेगा। बिहार इतना तो आप मान रहे हो कि बिहार के लेवल पे दोनों का कटेगा। इतना तो लोग बोल रहे हैं ना, वोट काटेगा, लेकिन किसका काटेगा ये नहीं पता चल रहा है। यही तो हम भी बता रहे हैं, क्योंकि उसको नहीं पता चल सकता है, इसलिए नहीं पता चलेगा। वरना सामान्यतः राजनीति में लोग बता देते हैं कि इस दल का वोट कटेगा, इस दल को नुकसान होगा। भाई चिराग पासवान खड़े होंगे तो नीतीश का नुकसान होगा। कोई ये नहीं कह सकता है कि जनसुराज से नुकसान किसका, फायदा किसका। जनसुराज से नुकसान NDA और राजद का, और फायदा बिहार की जनता का।
अब चलिए एक हाइपोथेटिकल सवाल ये, यदि यदि जनसुराज ऐसी स्थिति में है आ रहे कि उसकी वजह से कोई भी सरकार ना बन पाए तो जनसुराज क्या करे? जदी और पदी कुछ नहीं है, इफ एंड बट नहीं है। जनसुराज या तो अर्श पे या फर्श पे, बिल्कुल रिकॉर्ड पे लिख लीजिए। मैं ये स्वीकार करने को तैयार हूं कि ये सारे मेरे प्रयास के बावजूद, करोड़ों लोगों के आशा अपेक्षा के बावजूद ये संभव है कि जनसुराज को 10 सीट भी ना मिले। लेकिन अगर लोगों को बात समझ में आ गई है तो जनसुराज में आपको इतने सीट मिलेगा कि आप उसको गिन नहीं पाएंगे। बिहार में बिहार से व्यवस्था परिवर्तन का आगाज हो जाएगा। तो हम लोग बीच में नहीं मरेंगे, तो वो स्थिति आएगी नहीं। अगर मान लीजिए फिर भी आप कहेंगे नहीं, अगर आ गई तो न चुनाव से पहले गठबंधन न चुनाव के बाद गठबंधन। हम लोग यहाँ एमएलए बनने, मंत्री बनने नहीं आए हैं। तो इसका मतलब एक बात आप समझ लीजिए कि हम लोग यहाँ एमएलए बनने नहीं आए हैं। हम एमएलए का चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे तय नहीं है। हम लोग यहाँ राजनीति करने आए हैं, समाज की आवाज बनने आए हैं, बिहार के मिट्टी का कर्ज अदा करने आए हैं, क्योंकि हम लोग सब बिहार में पैदा हुए हैं। और इस बात का बहुत दर्द है कि हम लोग की सारी काबिलियत और हुनर के बावजूद बिहार के लोग देश में सबसे पीछे हैं। उसको सुधारना चाहते हैं। नहीं, बिहार पीछे है, लोग पीछे नहीं है। बिल्कुल लोग पीछे हैं, स्टेट लोग भी पीछे हैं। अरे जब क्योंकि प्रशांत किशोर वहां बैठा है बिहार का, नहीं तो प्रशांत किशोर एक व्यक्ति के बढ़ने से 13 करोड़ लोग नहीं बढ़ते हैं ना। अगर आप बिहारी कह के, मान लीजिए मनोरंजन भारती बहुत बड़े पत्रकार हैं, लेकिन बिहारी को जब गाली दी जाती है तो आपको भी गाली पड़ रही है। जब महाराष्ट्र में लोग थप्पड़ मार रहे हैं तो आपको भी थप्पड़ लग रहा है, प्रशांत किशोर को भी लग रहा है, कोई बिहार से आईएएस है उसको भी लग रहा है, जो बिहार से मजदूर है उसको भी लग रहा है। क्योंकि वो मनोरंजन भारती को गाली नहीं दे रहा है, प्रशांत किशोर को गाली नहीं दे रहा है, किसी जाति विशेष को गाली नहीं दे रहा है, वो बिहारी को गाली दे रहा है। तो इसका मतलब मैं एक उदाहरण देता हूं, वो हो गया। आप इसका मतलब 10 सीट के लिए भी तैयार हैं, 10 से कम के लिए भी तैयार हैं और 0 के लिए तैयार हैं। हमें कोई घबराहट ही नहीं है। मतलब आप लंबी रेस के लिए हैं यहाँ पे? भाई हम लोग बिहार सुधारने के लिए आए हैं। वो लंबे बिहार की जनता को तय करना है कि वो अभी परिवर्तन चाहती है कि 5 वर्ष के बाद चाहती है। चलिए कुछ रिसेंट मुद्दों पे बात कर लेते हैं। फिलहाल सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का, इस पे आपका क्या कहना है? भाई लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर 3 साल से हम लोग बोल रहे हैं कि बिहार का लॉ एंड ऑर्डर उत्तरोत्तर खराब हो रहा है। क्यों हो रहा है ये समझिए। क्योंकि जो पुलिस प्रशासन है वो पूरी तरीके से शराब और बालू माफिया के काम में लगा हुआ है। शराबबंदी को लागू कराने, छिपाने, कमाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जब आधे से ज़्यादा पुलिस प्रशासन बल सिर्फ शराब और बालू से कमाने में लगा रहेगा तो लॉ एंड ऑर्डर तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। शराबबंदी के पक्ष में आप खिलाफ? बिल्कुल शराबबंदी के हटाने के पक्ष में है, पक्ष में नहीं है। ये घोषणा की है जनसुराज की व्यवस्था बनेगी, 1 घंटा में ये फर्जी शराबबंदी का कानून हटा दिया जाएगा। तो अपने डिस्प्ले फोटो में गांधी जी का फोटो लगा? बिल्कुल लगा रखा है। फिर शराब तो गांधी जी ने कब कहा था कि शराबबंदी के लिए फर्जी कानून बना देना? आप लोग इतने पढ़े लिखे व्यक्ति होकर आपके कैमरे पर पूरे देश के गांधीवादी लोगों को एक तरह से मैं आग्रह कर रहा हूं कि मेरे भाई मुझे जरा बताइए कि गांधी जी ने शराबबंदी के लिए कब कहा है कि हर सरकार को कानून बनाना चाहिए? गांधी जी ने शराबबंदी को सामाजिक अभियान के तौर पर बताया, सामाजिक प्रयास के तौर पर बताया। गांधी जी ने यह भी कहा कि शाकाहारी होना अच्छी बात है। तो इसका मतलब है कि क्या देश में कानून बना दिया जाए कि जो शाकाहारी नहीं उसको जेल में डाल दीजिएगा? और दूसरी बात, शराबबंदी के मान लीजिए कुछ फायदे अगर हैं भी तो फायदा तब न होगा जब शराबबंदी होगा जब बिहार में तो शराबबंदी है नहीं। शराबबंदी कानून के नाम पर दुकानें बंद हैं, होम डिलीवरी चालू है। आप जैकेट अभी आजकल खरीदे होंगे, ये खरीदे हैं बढ़िया जीन्स, ये दुकान पर जाकर नहीं खरीदे, ऑनलाइन ऑर्डर किए हैं। तो बिहार में भी दुकान बंद, होम डिलीवरी चालू। और नहीं सुनिए, आप बिहार के हैं, इसका चिंता कीजिए। इसकी वजह से बिहार सरकार का, बिहार की जनता का कम से कम 20,000 करोड़ रुपए का हर साल का नुकसान हो रहा है। और ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये पैसा जा रहा है शराब माफिया के पास, भ्रष्ट अफसरों के पास, नेताओं के पास। और इसीलिए तो अपराध बढ़ रहा है। हर गांव में जो बेरोजगार बच्चे हैं उनको मोटरसाइकिल, कट्टा ये खरीद कर शराब माफिया, बालू माफिया दे रहे हैं और यही लोग अपराध कर रहे हैं। ठीक है। एक फ्री बिजली की घोषणा हुई है, फ्री बीज का भी मौसम चला हुआ है, कल ही हुआ है, आज कैबिनेट में उसको पारित किया जाएगा। पेंशन बढ़ाया गया है। आप नीतीश कुमार के साथ बहुत क्लोजली काम किया है, आपका क्या कहना है कि आप फ्री बीज वर्क करेगा उसके लिए या इस सरकार में नर्वसनेस है? नीतीश कुमार के लिए अब कुछ नहीं वर्क करेगा, क्योंकि नीतीश कुमार खुद के लिए भी अब वर्क करने की स्थिति में नहीं है।
मानसिक शारीरिक तौर पर नीतीश बाबू अब वो नीतीश बाबू नहीं है जो पहले थे। मान लीजिए कि आपके पिताजी रहे होंगे, हमारे पिताजी हैं, बीमार पड़ गए, उम्र हो गया, तो उतनी वो काम नहीं कर सकते जो पहले करते थे। नीतीश बाबू शारीरिक मानसिक तौर पर इस हालत में नहीं है कि वो सरकार चलाएं। तो सरकार कौन चला रहा है? सरकार चला रहे हैं चार पांच भ्रष्ट मंत्री जो उनके इर्द गिर्द हैं, और 4-5 उनके भ्रष्ट अफसर सलाहकार जो रिटायर्ड अफसर हैं, सलाहकार हैं। और इन लोगों का ऐसा मानना है कि जितना लूट सको उतना लूट लो, और फिर जैसे ही अगर नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं है। अब जो आप बिजली की बात की, नीतीश जी का विधानसभा का बयान उठा के देख लीजिए। नीतीश कुमार 20 वर्ष से लगातार कहते रहे हैं कि बिजली फ्री नहीं, सस्ती बिजली होनी चाहिए, फ्री बिजली नहीं होनी चाहिए। अब बताइए, नीतीश कुमार का नाम पलटू राम है, ये कुछ एक दो चीज बच गया था, उस पर खुद भी वो पलटू राम बन गए। 125 यूनिट अगर आप बिजली फ्री देंगे बिहार में, उससे कितने लोगों को लाभ होगा ये देख लीजिए। भाई ज्यादातर लोगों की यहाँ शिकायत बिजली का रेट नहीं है, लोग स्मार्ट प्रीपेड मीटर से परेशान हैं, और दूसरा जो बिजली का गलत बिल आ रहा है उससे परेशान है। मान लीजिए कि आपका 500 के बजाय 1000 का बिल आ गया और उसमें 100 यूनिट आपका फ्री है, उससे क्या फायदा है? लोग, जो नीतीश कुमार खुद कहते थे, लोग सस्ती बिजली चाहते हैं, लोग निरंतर बिजली चाहते हैं, और लोग स्मार्ट मीटर को प्रीपेड के बजाय पोस्टपेड चाहते हैं। अब नीतीश कुमार ये नीतीश कुमार का निर्णय नहीं हो सकता है, ये उनके अफसरों ने निर्णय लिया है, इसका कोई फायदा नहीं होगा। अब 1 महीना चुनाव रह गया है, जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। आपको क्या लगता है, यदि एनडीए पावर को अधिक नंबर आते हैं तो बीजेपी नीतीश कुमार को सीएम बनाएगी? कैसे एनडीए को नंबर आएगा जब वो छोड़ दीजिए, अब मैं एज ए एक्सपर्ट आपसे बात कर रहा हूँ। आप एक्सपर्ट ही तो बता रहे हैं। आप जनसुराज को 2 मिनट के लिए ना एज ए एक्सपर्ट बता रहे हैं कि क्या बीजेपी नीतीश कुमार को इग्नोर कर सकती है? आप फिर उसको कहिए हाइपोथेटिकली, अगर ऐसी स्थिति बन जाए तो भी वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। आपने महाराष्ट्र में देखा है, अगर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना होता तो भाजपा के 2 शीर्ष नेता, मोदी जी या अमित शाह, ये कहते कि 25 के बाद भी नीतीश कुमार ही रहेंगे। अभी तक उन्होंने ये नहीं कहा है। जब अमित शाह जी से ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी उनके चेहरे पर हो रहा है, चुनाव के बाद हम लोग तय करेंगे। ये स्पष्ट है कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। जेडीयू क्या टूट सकती है या बीजेपी में मिल सकती है? टूटना क्या, जेडीयू तो धीरे धीरे विलीन हो रही है। वो टुकड़ों टुकड़ों में लोग, कुछ जनसुराज में जा रहे हैं, कुछ राजद में जा रहे हैं, कुछ भाजपा में चले जाएंगे, खत्म हो जाएगी। ये जो विशेष गहन पुनरीक्षण हो रहा है, उस पर आपका क्या स्टैंड है? बिल्कुल, हम लोग का स्टांस ये है कि ये सरकार की मिली भगत से इलेक्शन कमीशन गलत काम कर रहा है। इसके 2 तथ्य हैं कि भाई अभी 1.5 साल पहले यहाँ चुनाव हुआ है, तो जो वोटर लिस्ट बना वो चुनाव आयोग ने बनाया। अभी लोकसभा का चुनाव उसी से हुआ है। तो अगर आप कह रहे हैं कि वो वोटर लिस्ट खराब है, गलत है, अशुद्ध है, तो भाई उसमें नेपाली हैं, बांग्लादेशी हैं, तो क्या चुनाव आयोग ये मानने को तैयार है कि लोकसभा का जो चुनाव हुआ, जो पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, जिस चुनाव से मोदी जी प्रधानमंत्री बने, वो वोटर लिस्ट शुद्ध नहीं था? अगर आप ये कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद लोग आ गए नेपाल से, बांग्लादेश से, तो लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में देश में सरकार किसकी है? वो भाजपा और नीतीश की है। मेरे भाई, ऐसा है कि अगर आपको वोटर लिस्ट का सुधार करना है तो जिन लोगों, जो 14 का वोटर लिस्ट है उसको मानिए, उसमें जिन लोगों की मृत्यु हो गई उसको हटा दीजिए, जिनका उम्र 18 से ज्यादा हो गया उनका नाम जोड़ दीजिए, जो पलायन करके चले गए उनका नाम हटा दीजिए। इसके आगे अगर आप कुछ कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर वो सरकार की आप मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हो क्यों रहा है ये समझिए। ये हो इसलिए रहा है कि जो मैं आपको बार बार आंकड़ा दे रहा हूं कि 60% से ज्यादा लोग बिहार में बदलाव चाहते हैं, और उसमें सबसे बड़ा वर्ग है प्रवासी बिहारियों का, जो लोग बिहार से बाहर गए हैं। ज्यादातर लोग दिवाली में, छठ में यहाँ वापस आएंगे। अब सरकार घबराई हुई है कि ये लोग आएंगे तो ये सब एनडीए के खिलाफ वोट देंगे, उनका नाम किसी तरह काटा जाए, उनको वोट देने का अधिकार न हो, क्योंकि वो आदमी अभी बॉम्बे से, कोयम्बटूर से, गुजरात से आकर अपना नाम रिवाइज नहीं करा सकता है। इसीलिए भाजपा की कहने पर या भाजपा की मदद के लिए चुनाव आयोग ये कर रहा है, जो कि गलत है। लेकिन चुनाव आयोग बिहार के लोगों को इतना नहीं जानता है जितना बिहार के लोग समझते हैं। बिहार के लोग बहुत राजनीतिक लोग हैं, ये मानने वाले लोग नहीं है। हर हालत में हर व्यक्ति अपना नाम उसमें जुड़वा लेगा, किसी न किसी तरह का कागज जो चुनाव आयोग चाहता है हम लोग प्रोड्यूस करेंगे, सब वोटर वोट देगा। एक सवाल है
कि ये चुनाव लोग कहते हैं कि ऐसा टर्निंग पॉइंट है बिहार के लिए, क्योंकि एक नए युग का शुरुआत होगा राजनीति में। लालू नीतीश का युग जो है वो अस्त हो रहा है एक तरह से, उम्र एज के अनुसार भी। उसमें आप भी हो सकते हैं, उसमें तेजस्वी भी हो सकता है, उसमें चिराग भी हो सकता है, उसमें बाकी लोग भी हो सकते हैं। ये बात तो देखिए इसके बारे में आप क्या कहें? बिहार में 30 साल से जो 4 बड़े चेहरे रहे हैं, लालू जी, नीतीश जी, रामविलास जी और सुशील मोदी जी, 2 लोगों की तो मृत्यु हो गई और 2 लोगों की जो शारीरिक स्थिति है, मानसिक स्थिति है, एज है, अब वो आगे तो राजनीति बहुत कर नहीं सकते हैं। तो निश्चित तौर पर बिहार के समाज को एक अपना नया नेतृत्व चुनना है। अब नेतृत्व कौन करेगा, इसके लिए तो बिहार की जनता सक्षम है, वो देख रही है सबको, सबका मूल्यांकन करेगी। जिसको भी वो चुने वो बिहार का आगे नेतृत्व करेगा, लेकिन नेतृत्व तो नया होगा ही होगा, इसमें तो कहीं कोई दो मत नहीं। तेजस्वी में कोई पोटेंशियल है? भाई तेजस्वी यादव लालू यादव के लड़के हैं, उस नाते वो राजद के लीडर हैं, इतनी उनकी पहचान है। इसके अलावा उनमें पोटेंशियल है कि नहीं है, ये तो बिहार की जनता को तय करना है। चिराग जी रामविलास जी के लड़के हैं और उस पार्टी को चला रहे हैं जो उनके पिताजी ने यहाँ शुरू किया है। यहाँ से एमपी हैं और केंद्र में मंत्री हैं। वो बिहार से राजनीति करते हैं, बिहार की राजनीति नहीं करते हैं, दोनों में फर्क है। वो बिहार से राजनीति करते हैं, वो बिहार से सांसद हैं, बिहार से मंत्री हैं, वो बिहार की राजनीति नहीं करते हैं। बिहार की राजनीति अगर करना होता या जब वो करें, वो तब बिहार की राजनीति करते हुए माने जाएंगे जब वो संसद का पद छोड़ दें, कैबिनेट छोड़ दें, बिहार की राजनीति करें तो उसका स्वागत होगा। वो तो कहते हैं चुनाव लड़ेंगे, पता नहीं लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। चुनाव लड़ना एक बात है, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि उनको बिहार की राजनीति करते हैं तब कहा जा सकता है जब वो कैबिनेट छोड़ दें, मंत्री पद, जब वो सांसद का पद छोड़ दें तो लोग कहेंगे कि अब चुनाव बिहार की राजनीति कर रहे हैं। चुनाव जैसे आप मेरे लिए कह रहे हैं कि आप पहले रणनीतिकार थे, अब बिहार की राजनीति कर रहे हैं, बिहार में राजनीति कर रहे हैं। हम बिहार से राजनीति नहीं कर रहे हैं। चिराग जी बिहार में या बिहार की राजनीति नहीं कर रहे हैं, वो बिहार से राजनीति कर रहे हैं। सम्राट चौधरी कुछ नहीं है, कौन है? मैं भाजपा में एक लीडर है, डिप्टी सीएम है। भाई डिप्टी सीएम तो रेणु देवी भी थी, उससे पहले तारकेश्वर बाबू भी थे। भाई पद पे रहने से थोड़ी ना। यूपी में पीछे डिप्टी सीएम कौन थे आपको मालूम है? दिनेश बाबू का नाम कोई नहीं जान रहा है। आप बीजेपी में भी तो एक नया नेतृत्व आएगा ना, मेरा कहने का मतलब। नहीं तो बीजेपी में तो नेतृत्व फाइनल है, मोदी जी हैं, अमित शाह है। बिहार की बात कर। तो भाई आप बताइए गुजरात में कौन नेतृत्व आया, मध्य प्रदेश में कौन नेतृत्व कर रहा है बीजेपी का? बीजेपी का नेतृत्व तो मोदी जी कर रहे हैं, अमित शाह कर रहे हैं। बाकी सारे लोग हैं, जिसको वो कहेंगे वो बैठ जाएगा। फाइनल क्वेश्चन है, आप प्रशांत किशोर के बारे में लोगों को मालूम, कुछ अपने बारे में बताइए। लोग जानते नहीं आपके, हम तो नहीं जानते, नहीं फैमिली के बारे में, नहीं आपके काम को जानते हैं, दुनिया भर में रोज बता रहे हैं। मेरा नाम प्रशांत किशोर है, बिहार के गांव से आए हैं। हमारे दादा यहाँ पर सामान्य मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे। बाबूजी हमारे यहाँ सरकारी डॉक्टर थे। यहीं बिहार के सरकारी विद्यालय से हम लोगों ने पढ़कर अपना जीवन शुरू किया है। यहाँ पटना साइंस कॉलेज में आए, आगे पढ़े, संयुक्त राष्ट्र संघ में गए, वहाँ से छोड़कर 2011 में मोदी जी से मुलाकात हुई। वहाँ पर माल न्यूट्रिशन पर काम करने आए। धीरे धीरे जो नियति में होता है, काम करने आए थे माल न्यूट्रिशन पे, राजनीतिक क्षेत्र में आ गए और फिर वहाँ से एक एक ईंट कर सकते हैं। 10 साल वो काम हमने किया। पहले 1-2 साल 3 साल मोदी जी के साथ रहे। उसके बाद बिहार में, पंजाब में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, वेस्ट बंगाल में, दिल्ली में हाँ। इतने जगहों पर अलग अलग राजनीतिक दलों से नेताओं के साथ काम करने का अवसर मिला। कुछ सफलता भी मिली। फिर जीवन में ऐसा लगा कि ये सब करने से मैं कोई बहुत बड़ा समाज में प्रभाव नहीं डाल पा रहा हूँ, लोगों की जिंदगी में परिवर्तन नहीं ला पा रहा हूँ। नेताओं की जिंदगी तो बदल रही है, दलों को सफलता मिल रही है, लोगों की जिंदगी नहीं बदल रही है। तो फिर 2021 में बंगाल और तमिलनाडु जीतने के बाद ये घोषणा की कि अब ये जीवन में काम नहीं करेंगे। साल भर फिर अपने लिए सोचा समझा और सोचने समझने के बाद, सारे विकल्पों पर चर्चा करने के बाद, इंक्लूडिंग कि भाई किसी कांग्रेस के साथ काम कर लें, आम आदमी पार्टी के साथ काम कर लें, सारे विकल्पों पर बात किया, विचार किया, फिर तय किया कि नहीं, अपने जमीन अपनी मिट्टी बिहार जाते हैं और वहाँ से गांधी की जो बात बताई हुई है उसके आधार पर एक नई व्यवस्था खड़ा करते हैं। 2 मई 2022 को मैं बिहार आया। उसके बाद से मैंने सब कुछ छोड़कर अपना जीवन का हर एक पल बिहार के लिए समर्पित किया है और मुझे कोई अफसोस नहीं है, कोई जीत हार का गम नहीं है। मुझे हर हालत में इस काम को करना है। अगर इस काम को करते हुए मेरा पूरा सब कुछ जीवन इसमें समाहित हो जाए
तो भी मुझे कोई उसका अफसोस नहीं। परिवार में बाल बच्चा कुछ है, लोग ये मेरी भी पत्नी है, डॉक्टर है, दिल्ली में रहती हैं। मेरा एक बच्चा है जो 10th क्लास में पढ़ता है। वाइफ मेरी कितने दिन से आसाम की नहीं है। मिले? नहीं, मिलने को तो अभी मेरा बच्चा हॉस्टल में रहता है, तो 15-20 दिन पहले वो आया था, लेकिन मैं दिल्ली बहुत कम जाता हूँ। मतलब कभी ऐसी कोई कोई इमरजेंसी हो तभी जाता हूँ, वरना मैं रहता हूँ बिहार में। नाइस टॉकिंग टू यू पीके। धन्यवाद। थैंक यू।